तो दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस को। और इंडिया नेपाल रिलेशंस में हम मुख्य रूप से 5 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है इंडिया नेपाल का फ्रेंडशिप ट्रीटी। फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद एक मधेसी इशू आता है इंडिया नेपाल के बीच में। एक 2015 के बीच में ये इशू बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। और उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है इंडिया नेपाल का हाइड्रो पावर कोऑपरेशन का इशू। चौथा जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया के जितना भी नेबरिंग कंट्रीज है, इन सभी नेबरिंग कंट्रीज में चाइना कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस अपना रख रहा है आज के समय। और हम इस चीज को काउंटर करने में कहीं ना कहीं विफल हो जा रहे हैं कि चाइना को किस तरह से बाकी सारे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने से हम पीछे धकेल सकें। और जो पांचवा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि जो आज के समय डेप ट्रैप में कंट्रीज फंस रही हैं, या कोई कंट्री अगर दूसरे कंट्री को पैसा दे करके, उधार दे करके, लोन दे करके अगर प्रभावित कर दे रहा है, उसके पॉलिसीज को अगर प्रभावित कर दे रहा है, तो उन सारी चीजों के कारण पूरे साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में आज क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज को हम समझेंगे। और नेपाल की इसमें क्या भूमिका है इसको भी हम आज समझने वाले हैं। इससे पहले कि हम नेपाल और इंडिया के रिलेशंस पर नजर डालें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया नेपाल के बीच में जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो किस तरह का है, और किस तरह से यही हमें अल्टीमेटली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को इंप्रूव करने में मदद करने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया नेपाल के डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा का मतलब यही होता है कि पीपल टू पीपल रिलेशन कैसा है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि आज के समय अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मिलियन जो नेपाली सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया से पैसे कमा करके नेपाल भेज रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इस चीज में कि नेपाली सिटीजन्स को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन है। ग्रुप ए लेवल की सर्विसेज को वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जितने भी लेवल के जॉब्स हैं उन सब में नेपाली काम कर सकते हैं। तीसरा जो चीज है कि नेपाली सिटीजन्स को हमने प्रॉपर्टी बाय करने का अधिकार दे रखा है। प्रॉपर्टी वो इंडिया में आकर के खरीद सकते हैं और यहां पर बस भी सकते हैं। इसके बाद जो चौथा अधिकार है वो है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्रीज है वो ओपन बाउंड्री है। हमारा शुरू से ही एक ओपन बाउंड्री अप्रोच रहा है नेपाल के साथ, तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई इंडियन सिटीजन भी अगर नेपाल जाना चाहे तो उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई नेपाली भी इंडिया आना चाहे तो उसे भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा जो इसमें पॉइंट आता है वो है मैरिटल लिंक्स का। मैरिटल लिंक्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया के कितने लोग आज के समय नेपाल में शादी विवाह कर चुके हैं और नेपाल के कितने सिटीजन्स आज के समय इंडिया में शादी विवाह कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि दोनों देश के सिटीजन्स आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स क्या है कि ये आप देख सकते हैं, लुम्बिनी एक जगह है और जनकपुर आप जान रहे हैं जहां माता सीता का जन्म हुआ था, और पशुपतिनाथ टेम्पल जो काठमांडू में है इसके बारे में भी आप जान रहे हैं। तो ये हिंदुओं के लिए एक पिलग्रिमेज का काम करता है, और लुम्बिनी जो है जो के बुद्धिस्ट सिटीजन्स हैं उनके लिए एक धार्मिक स्थल है। तो ये सारी चीजें तो हो गई कि इंडिया नेपाल के सिटीजन्स के बीच में कैसा रिलेशन है। लेकिन सिटीजन्स के रिलेशन के अलावा एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है आज के समय वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस पर अगर हम नजर डालें तो आपको हाल ही में याद होगा कि काला पानी का विवाद हुआ था, या उससे पहले इंडिया नेपाल के फ्रेंडशिप ट्रीटी को लेकर के लगातार नेपाली सिटीजन्स और नेपाल के जो पॉलिटिकल क्लास है वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। तो हम उन सब चीजों को भी अभी देखने वाले हैं। पर इन सब चीजों को देखने से पहले थोड़ा हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे और हिस्ट्री में देखेंगे कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन कैसे धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, और बाद में जब केपी शर्मा ओली आए तो उसके बाद से फिर सारा का सारा रिलेशन धीरे धीरे डेरोगेट होना शुरू हो गया। तो आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस का अगर इवोल्यूशन हम देखें तो ये इवोल्यूशन ऐसा नहीं था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने और नेपाल के राजा ने कहा कि चलो भाई दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि हम नेबरिंग कंट्रीज हैं। ऐसा नहीं हुआ था। नेपाल का इंडिया के तरफ आना एक नेपाल की बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर हम इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो आपको याद होगा कि 1949 के आसपास में चाइना में कम्युनिस्ट शासन आ गया था, और कम्युनिस्ट शासन जैसे ही आया, माओ जेडोंग उस समय कम्युनिस्ट चाइना के लीडर थे, और माओ जेडोंग ने सत्ता में आते ही वन चाइना पॉलिसी बनाया था। वन चाइना पॉलिसी में क्या आता है? सबसे पहले माओ ने कहा था कि सिंजियांग, तिब्बत और ताइवान ये तीनों ही टेरिटरीज जो है चाइना को बिलोंग करती है, और दुनिया को इस बात को मानना होगा कि ये तीनों ही क्षेत्र चाइना के इंटीग्रल पार्ट हैं।
तो जैसे ही माओ ने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद हमें देखने को मिला था 1949-50 के आसपास में ही कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो ट्रूप्स थे, जो वहां के सैनिक थे, वो लगातार तिब्बत में घुसना शुरू कर दिए थे और तिब्बत को धीरे धीरे करके इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। अब तिब्बत का इन्वेजन चल ही रहा था कि उसी दौरान माओ ने एक और स्टेटमेंट दिया। माओ ने कहा कि तिब्बत इज द पाम एंड अक्साई चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड अरुणाचल आर इट्स फिंगर्स। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये पाम है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम, ये 5 इसके फिंगर्स हैं। तो इस चीज का जैसे ही स्टेटमेंट आया तो नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा ये इसको फील होने लगा कि माओ ने जब वन चाइना पॉलिसी बनाया था, तो वन चाइना पॉलिसी बनाने के बाद तुरंत ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रूप्स तिब्बत में इंटर कर गए थे, और वैसा ही अगर कहीं बाद में नेपाल के साथ या भूटान के साथ होता है या सिक्किम के साथ होता है, तो उस समय पर फिर नेपाल को खुद को प्रोटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नेपाल को स्टार्टिंग फेज से ही देखें तो नेपाल कभी भी मिलिटरीली उतना ज्यादा स्ट्रांग रहा नहीं कि वो खुद को चाइनीज अटैक होने के बाद डिफेंड कर पाए। तो इस वजह से भी नेपाल धीरे धीरे इंडिया के फेवर में आने लगा और इंडिया से उसकी करीबी बढ़ने लगी। इसके अलावा एक और रीजन था जिस वजह से नेपाल को अल्टीमेटली इंडिया के साथ आना ही था, और वो था ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब ये ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये नेपाल की टेरिटरी है। नेपाल सिर्फ इस जगह पर है, और नेपाल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ हमेशा ही एक प्रॉब्लम ये बनी रहती है कि उसे अपने पड़ोसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कंट्री को देख लें जो लैंडलॉक्ड है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी कंट्री जहां से उसको कि समुद्र का एक्सेस मिल सके उस पर वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब नेपाल के साथ 2 दिक्कत है। नेपाल के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये जो रीजन है, यहां पर ये पूरा हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन होने के कारण नेपाल को चाइना के साथ ट्रेड कर पाना या चाइना से कोई सामान इंपोर्ट कर पाना या एक्सपोर्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। दूसरा बात ये होता था कि सी एक्सेस, अगर नेपाल इस जगह से समुद्र से सामान इधर मंगवाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर इंडिया से वो सामान मंगवाता है तो इस लोकेशन से इंडिया से सामान यहां आसानी से जा सकता है। तो इस वजह से नेपाल के लिए बेटर ऑप्शन यही था कि वो इंडिया के साथ दोस्ती कर ले और चाइना से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखे, क्योंकि चाइना लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा था और लगातार अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा करने का कोशिश कर रहा था। अब ये तो बात हो गई कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन डेवलप कैसे हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस हुए इस रिलेशन को डेवलप करने में। और आज के समय जो चैलेंजेस है, इसका सारा का सारा जड़ कहीं ना कहीं हमें इतिहास में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले उस समझौते को देखते हैं, जिस समझौते के कारण आज के समय नेपाल खासा नाराज है इंडिया से। यह समझौता है इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950। 1950 के समय, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट उस समय बन रहा था, उस कारण से नेपाल इंडिया के पक्ष में आ तो गया और कुछ शर्तों पर नेपाल राजी भी हो गया इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला जो इस ट्रीटी का अगर आप प्रोविजन को देखें तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बोथ द कंट्रीज would continue to largely uphold an open border approach with each other। इसका मतलब ये होता है कि हमारा नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वो खुला रहेगा, लोग के आने जाने में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी जो शर्त इस ट्रीटी में थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत इसमें कहा गया कि बोथ कंट्रीज विल एक्सटेंड रेसिप्रोकल स्लैश नेशनल ट्रीटमेंट टू ईच अदर सिटीजन। रेसिप्रोकल का मतलब और नेशनल का मतलब अलग अलग होता है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसा इंडिया का कोई सिटीजन अपने देश में ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से पा रहा है, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट एक नेपाली सिटीजन भी जब इंडिया में आएगा तो उसे दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन भी अगर नेपाल जाता है तो जैसा ट्रीटमेंट नेपाली सिटीजन्स को नेपाली गवर्नमेंट करती है, वैसा ही वो इंडियन सिटीजन्स के साथ भी करेगी। लेकिन हमने साथ में एक कंडीशंस जोड़ा है, ये है रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट। अब इस रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जैसा व्यवहार तुम मेरे सिटीजन्स के साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार हम भी तुम्हारे सिटीजन्स के साथ कर सकते हैं। तो ये दोनों तो फिर भी ठीक है कि इन दोनों में कुछ खास बातें नहीं लिखी गई, लेकिन अब देखो ये सारी बातें तो ठीक है, एक तीसरा जो क्लाउज है ना इसमें, इसको लेकर के बहुत ज्यादा नेपाल के सिटीजन्स नाराज आज के समय चल रहे हैं। इस सीक्रेट लेटर्स कुछ हैं इस ट्रीटी से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि नेपाल वुड प्रोक्योर आर्म्स फ्रॉम इंडिया एंड इन केस इंडिया इज अनेबल टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, नेपाल कैन प्रोक्योर आर्म्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज आफ्टर इन्फॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब क्या है कि नेपाल अगर हथियार खरीदना चाहेगा तो वो सबसे पहले इंडिया से खरीदेगा, और अगर इंडिया हथियार देने से मना कर दे
तो ही नेपाल किसी थर्ड कंट्री से हथियार खरीदेगा, वो भी इंडिया को बताने के बाद। अब एक सिंपल सा सवाल आता है कि नेपाल हथियार का करेगा क्या? नेपाल को हथियार चाहिए क्यों? नेपाली सिटीजन्स का कहना है, वहां के पॉलिटिकल क्लास का कहना है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि नेपाल खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता यार, नेपाल खुद को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। नेपाल दो तरफ से न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री से घिरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर हम नेपाल को हथियार दे भी दें तो नेपाल कल को चाइना पर अटैक कर देगा या नेपाल कल को इंडिया पर अटैक कर देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेपाल को हथियार की कोई जरूरत नहीं है। उसको जरूरत किस चीज में पड़ेगा हथियार का? अल्टीमेटली उसको जरूरत पड़ेगा अपने ही सिटीजन्स के वॉइसेस को दबाने के लिए। अगर नेपाल में किसी तरह का विद्रोह छिड़ता है तो वो उन हथियारों का इस्तेमाल अपने खुद के ही सिटीजन्स पर कर सकता है। इससे ज्यादा नेपाल और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन नेपाल में पिछले 20-25 सालों से लगातार एक नेपाली नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश वहां का पॉलिटिकल क्लास कर रहा है, और इसी वजह से आज के समय अगर आप देखें तो पीपल टू पीपल रिलेशन भी इंडिया और नेपाल के बीच में धीरे धीरे लगातार खराब होता जा रहा है। अब इसके बाद नेपाली पॉलिटिकल क्लास एक और स्टेटमेंट अक्सर देता है कि ये जो सीक्रेट लेटर्स वाला जो ये टर्म है, इस टर्म के कारण नेपाल की सॉवरेनिटी खतरे में आ जाती है। लेकिन सॉवरेनिटी खतरे में क्यों आती है सर? ये तो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है ना, नेपाल ने खुद ही इस ट्रीटी पर साइन किया था। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये ट्रीटी जो साइन हुई थी ना, ये साइन हुई थी इंडिया के जो एम्बेसडर थे नेपाल में और नेपाल के जो राणा थे, राणा वहां के अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच, ये अनइलेक्टेड थे, ये प्राइम मिनिस्टर तो थे बट अनइलेक्टेड थे, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो नेपाली सिटीजन अक्सर इस बात को कहते रहते हैं कि भाई तुम्हारा एक एम्बेसडर और मेरा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, दोनों को तुमने एक बराबर करवा दिया और दोनों को एक बराबर वैल्यू देकर के तुमने ट्रीटी साइन करवा लिया। तो ये एक इन लोगों का कुतर्क है। कुतर्क इसलिए है क्योंकि अगर आपको लगता था कि एम्बेसडर के साथ ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन उस समय आपकी मजबूरी थी कि आपने ट्रीटी साइन की, और अब जब आपकी मजबूरी खत्म हो गई है तो अब आप चाहते हो कि ट्रीटी को चेंज कर दिया जाए। और इस ट्रीटी को चेंज करवाने के लिए नेपाल के पॉलिटिशियंस अक्सर चीख पुकार मचाते रहते हैं कि इस ट्रीटी में बदलाव चाहिए, इस ट्रीटी में बदलाव चाहिए। इंडिया ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इस ट्रीटी में रिवीजन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आपको एक ऑफिशियल लेटर हमें भेजना होगा। अगर आप ऑफिशियल लेटर भेजोगे ही नहीं तो हम आपको जाकर के थोड़ी कह देंगे कि आओ भाई बैठ करके ट्रीटी को रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज हम क्यों करने जाएं, आप करने आओगे ना। तो आज तक नेपाल ने कभी एक ऑफिशियल प्रपोजल इंडिया को भेजा ही नहीं है कि इस ट्रीटी में वो रिवीजन चाहता है। लेकिन इस ट्रीटी में रिवीजन को लेकर के इंडिया के भी कुछ कंसर्न्स हैं। अब इंडिया के क्या कंसर्न्स है ये मैं आपको बताता हूं। इंडिया का सबसे पहला जो कंसर्न है वो ये है कि हमने तो नेपाली सिटीजन्स को नेशनल ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने कभी भी इंडियन सिटीजन्स को सेम टू सेम वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसा कि हम उसको देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि नेपाल का कोई सिटीजन इंडिया में आकर के प्रॉपर्टी तो खरीद सकता है, बट इंडिया का कोई सिटीजन नेपाल में जाकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है आज के टाइम। दूसरा एक जो कंसर्न इंडिया की तरफ से अक्सर कहा गया है वो है कि एक ओपन बॉर्डर अप्रोच जब हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं तो इसके कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला है फेक करेंसी, कि नेपाल के थ्रू फेक करेंसी इंडिया में आने का एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा है टेरर ग्रुप्स। आपको मालूम है कि आज के समय एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही है नेपाल, चाइना और पाकिस्तान के थ्रू। तो सपोज कि अगर कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट आज के समय चाइना के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते इंडिया आना चाहे तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो यहां आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। आपको मालूम है कि इंडिया और नेपाल का ओपन बॉर्डर अप्रोच होने के कारण एक ह्यूज अमाउंट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस बॉर्डर के थ्रू होता है। इसके अलावा नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के थ्रू। इसके अलावा गोल्ड स्मगलिंग भी होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि नेपाल में इंडिया के कंपैरिजन में गोल्ड थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये तो इंडिया के कंसर्न है, और नेपाल को पता है कि अगर किसी दिन इंडिया ने वीजा लगा दिया नेपाली सिटीजन्स के ऊपर तो नेपाल को एक ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि 60 से 80 लाख की पॉपुलेशन जहां इंडिया से पैसा कमा करके नेपाल भेज रही है, तो ये नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। और ये सोर्स अगर नेपाल के हाथ से निकल गया तो नेपाल की इकोनॉमी पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। और नेपाल को भी ये बात समझ में आ रहा है, इसलिए नेपाल कभी भी एक फॉर्मल प्रपोजल इस ट्रीटी में रिवीजन के लिए इंडिया के पास भेजता नहीं है। वो बस अपने लोगों के बीच में ही नेपाली नेशनलिज्म फैलाने के लिए लगातार इस बात को बोलता रहता है, दोहराता रहता है। तो ये तो बात हो गई इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी की। फ्रेंडशिप ट्रीटी के अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिस पर इंडिया को और नेपाल को काम करने की जरूरत है।
अगर इंडिया और नेपाल के बीच कोऑपरेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। देखिए, नेपाल के पास आज के समय लगभग 8,800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वो इतना जनरेट कर नहीं रहा है, बट नेपाल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहे तो हम इतना इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम जनरेट कर ही सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आज के समय नेपाल एक पावर डिफिशियंट कंट्री है। नेपाल में अगर आप देखें तो समर्स के टाइम में, गर्मी के टाइम में 12 से 14 घंटे तक बिजली कटती है, जो नेपाल के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा अड़चन पैदा कर रहा है। लेकिन 3 जगह है जहां पर कि हम अगर हाइड्रो पावर कोऑपरेशन में ध्यान दें तो इन 3 जगह से हम नेपाल और इंडिया दोनों के लिए फायदेमंद चीजें निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कोसी, दूसरा है गंडक और तीसरा है महाकाली। इन तीनों ही नदियों पर अगर हम डैम सही से बनाएं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सही से काम करें तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद इंडिया और नेपाल दोनों के लिए साबित होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शन जब लेने का समय आता है ना तब हमारी लापरवाही और गलतियां सामने आने लगती है। तो अब देखते हैं कि इसमें गलती क्या क्या हो रहा है। देखिए, एक तो गलती है और एक समस्या है। अब गलती क्या है कि नेपाल का जो राजनीतिक वर्ग है ये लगातार इंडिया को क्रिटिसाइज करता आ रहा है कि इन सारे डैम प्रोजेक्ट से इंडिया को ज्यादा फायदा होगा और नेपाल को कम फायदा होगा। अरे भाई, अगर इंडिया को ज्यादा फायदा होना होता तो हम इंडिया में ही डैम बना सकते थे, हम फिर नेपाल में जाकर के डैम क्यों बना रहे होते। और अल्टीमेटली अगर हम नेपाल में जाकर के डैम बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा आप वो हमें बेच सकते हो, हम उसे फ्री में नहीं ले सकते हैं। तो एक बेवजह का जो आर्ग्यूमेंट नेपाली पॉलिटिकल क्लास अक्सर इंडिया के ऊपर लगाते रहता है, इल्जाम लगाते रहता है, वो यही है कि इससे नेपाल को कुछ फायदा नहीं होगा, इन सारे डैम से इंडिया को फायदा होगा। लेकिन एक समस्या जो नेपाल में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है वो है नेपाल का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप देखें तो 1992 से लेकर के लगभग 2017 15-16 तक और 15 में जब प्रचंड सत्ता में आए थे उसके बाद से लेकर के 17 तक, तो इस दौरान 1992 से 2017 तक में 27 बार 27 टाइम्स, यस यू हर्ड दिस करेक्ट, 27 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर्स बदले हैं। 25 साल में 27 बार अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही बदल जाए तो आप समझिए कि बातचीत कैसे होगा। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नेपाल जाए, कुछ प्रोजेक्ट पर बातचीत करे, कुछ डेवलपमेंट आगे हो, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको पता चले कि प्राइम मिनिस्टर बदल गया है, फिर नए प्राइम मिनिस्टर के साथ नए सिरे से बात करो, फिर नए प्राइम मिनिस्टर के साथ नए सिरे से बात करो। तो ये जो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है इसको लेकर के एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट इन सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर लगातार पड़ता आ रहा है। अगर इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो आप याद करिए कि 1996 में इंडिया और नेपाल के बीच में पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट साइन हुआ था। 1996 से लेकर के 2018 तक तो कुछ हुआ ही नहीं। 2018 के बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, लेकिन आज भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। आज भी इस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है, कभी रुकता है कभी चलता है। फिर दोनों देशों के बीच अगर कुछ विवाद हो गया तो फिर प्रोजेक्ट रुक गया, फिर विवाद सुलझा तो फिर बात आगे बढ़ना शुरू हुआ और फिर प्रोजेक्ट पर कुछ काम शुरू होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि नेपाल का पॉलिटिकल क्लास चाहता है कि जो भूमि अधिग्रहण होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, जितने भी लोगों को डैम के आसपास के एरिया से डिस्प्लेस करके किसी दूसरे एरिया में बसाया जाएगा तो उसका भी सारा खर्च इंडिया ही उठाए, उसको नया घर तक इंडिया ही दिलाए। तो इस चीज को लेकर के भी एक लगातार विवाद बना हुआ है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जब इंडिया आए थे और जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेपाल गए थे तो उस समय पर एक 900 मेगावाट का अरुण 2 प्रोजेक्ट का घोषणा किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। इस प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू हुआ, बट जिस दिन पूरा हो जाए उस दिन आप समझिएगा कि हाँ सच में हमने एक प्रोजेक्ट नेपाल में पूरा कर लिया है। क्योंकि एक और बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो इंडियन कंपनीज है और जो इंडिया के ऑफिसर्स हैं ये भी बहुत लाट साहब टाइप के हैं, ये लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि हाइड्रो पावर कोऑपरेशन को लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को हम ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन को आप समझ गए होंगे। अब जो इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे बड़ी समस्या है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं।